आधी रात का वक्त था। तकरीबन 32 साल की उम्र की एक खूबरू औरत सिंगार में इसके सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इसकी तैयारी से लग रहा था जैसे वो किसी खास महफिल के लिए तैयार हो रही हो। इसने सुर्ख रंग का बेशकीमत लिबास पहना हुआ था। इसने अच्छी तरह मेकअप किया, अपने बालों को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, अपने हुस्न को नाजुक और कीमती जेवर से मजीद रास्ता किया। इस वक्त गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। इसने पलट कर देखा, इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट से बिखर गई। ऐसा लगा कि वो जिसकी मुंतजिर थी, जिसके लिए इतनी सज धज रही थी, वो आ गया। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर की तरफ आई। इस सिंगार मेज पर सालगिरह का एक खूबसूरत कार्ड रखा था, जिस पर सालगिरह मुबारकबाद के पैगाम के साथ उसका नाम गीती। सूरज निकल चुका था। डिफेंस के पोस्ट इलाके के एक बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और लोगों का हजूम भी खड़ा था। सब आपस में मदम आवाज़ में सरगोशियां कर रहे थे। इन सब की बातों से इस बंगले और इसके मालिकन के बारे में मालूम हो रहा था। ये बंगला एक मारूफ गुलकारा गीती का है, जो काफ़ी अरसे से यहाँ तनहा रह रही है। हालांकि इसका हल्का अहबाब काफ़ी तोसी है। वो रोज़ाना ही सरे शाम तकरीबात और दावतों में शिरकत करती है। हाँ भाई, अपने फ़न में गायकी का मुजाहरा करती है और खूब पैसा कमाती है, लेकिन फिर भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी तनहा ही गुजार रही है। इसने आज तक शादी नहीं की, लेकिन आज सुबह सवेरे इसके घर के बाहर इतने पुलिस क्यों जमा है? इस बात पर इसके हमसाये हैरान थे और किसी के पास इसका जवाब नहीं था। बंगले के अंदर पुलिस हर जगह जांच रही थी। उंगलियों के निशानात लिए जा रहे थे। खिड़कियों और दरवाजों के कुफल का जायजा लिया जा रहा था, जैसे इन्हें किसी सबूत की तलाश है। इसकी इकलौती बूढ़ी मुलाजमा मासूमा बीबी से कुछ ज़रूरी सवालात किए जा रहे थे, जिनमें से अक्सर का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं नहीं जानता साहब। गीती जी वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलती थी। वो ज़रा को तार रोते हुए बोली, रात में नींद की दवा खाकर सो गई, फिर मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कौन कौन आया। बूढ़ी मुलाजमा बार बार यही बात दोहरा रही थी। साथ ही इसने मजीद बताया, ये सब तो मैंने सुबह देखा। जब मैं फजर की नमाज पढ़कर रोज़ाना की तरह गीती जी के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तो मेरे पाँव तले जैसे ज़मीन निकल गई। मेरा तो साहिबान छिन गया। गीती जी अपने ख्वाबगाह के दरवाजे के नज़दीक मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और साथ ही इसके अतराफ इसका सुर्ख खून फैलकर जम चुका था। इसके अलावा इस अतराफ में कुछ मुरझाए हुए फूल भी पड़े हुए थे, जैसे किसी हार या गुलदस्ते या फिर किसी बुके से निकल कर गिरे हों। लेकिन इन चंद मुरझाए हुए फूलों के अलावा ऐसी कोई शय नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा होता हो कि ये फूल वहाँ कौन लाया था। गीती ने आम हालात से ज़्यादा बनाव श्रृंगार किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खुसूसी तकरीब के लिए तैयार हो। इसे देखकर दुल्हन किसी तैयारी का गुमान हो रहा था। चेहरे से वो 30-32 वर्ष की लग रही थी। वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर तनवीर गहरी नजरों से सब तरफ जायजा ले रहा था। गीती के सीने पर दिल के मुकाम पर गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। गोली मारते वक्त पिस्तौल पर साइलेंसर भी लगा हुआ होगा, वरना आसपास या बूढ़ी मुलाजमा को की आवाज़ जरूर सुनाई देती। इस वक्त इसका माता सब इंस्पेक्टर शकील इसके नज़दीक आकर बताने लगा, सर तमाम तक ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सब जगह से उंगलियों के निशानात ले लिए गए हैं। मकतूला का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है सर, मावन सब इंस्पेक्टर फरहान ने बताया। मोबाइल को जांच के लिए फ़ौरन माहिरीन के हवाले कर दो, इंस्पेक्टर तनवीर ने कहा। ठीक है सर। फरहान ये कहकर पलट गया। इस कत्ल के हवाले से कोई इशारा मिला? इंस्पेक्टर तनवीर ने शकील से पूछा। नहीं सर, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। ठीक है। फिर इंस्पेक्टर तनवीर ने हिदायत देनी शुरू कर दी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और इस बंगले को सील कर दो। जरूरी हिदायत देकर तनवीर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में मुसलसल इस कत्ल के असबाबों मुहर्रिकात के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे। इसकी आंखों के सामने मकतूला का हुलिया और इसके आसपास का मंजर घूम रहा था। वो हर वारदात की तरह इस वारदात पर भी मुख्तलिफ पहलुओं से गौर कर रहा था। थाने पहुंचकर तनवीर ने सबसे पहले बंगले में बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की हासिलशुदा वीडियोज़ का मुआयना किया। कैमरों ने रात 2:30 बजे के बाद एक सफ़ेद रंग की छोटी सी कार की आमद का मंजर महफूज किया। इस कार से एक शख्स उतरा जिसने सूट पहना हुआ था और सर पर मौजूद तिरछे कैप की वजह से इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इस शख्स के हाथ में एक बुके था। वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा के दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया और वो शख्स अंदर दाखिल हो गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 4 बजे के लगभग वो शख्स वापस निकला और कार में बैठ कर रवाना हो गया। इसके हाथ में बुके मौजूद था और सर पर तिरछी कैप फंसी थी। वो जल्दी ही गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई। तनवीर और शकील 2-3 मरतबा इस वीडियो का जायजा ले चुके थे। यही वो शख्स मुतवक्किल कातिल लग रहा है। तनवीर ने कहा, गीती की लाश के पास जो चंद फूल पड़े हुए थे वो इसके हाथ में मौजूद बुके के थे, लेकिन इस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा। शकील ने कहा, जो भैया बहुत होशियार है। तनवीर ने कहा, वो कत्ल का मंसूबा बनाकर आया था। जब भी इसने किसी की नज़रों में ना आने के लिए अपना मुँह छुपा लिया था और अपनी उंगलियों के निशानात में भी बहुत एहतियात बरती थी। इसके बाद वो वीडियो को एक जगह रोक कर दोबारा गोया हुआ और ये देखो गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है। हमें इस गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। शकील ने कहा, लेकिन ये कार इसकी नहीं हो सकती। चाल डाल से ये बंदा किसी बहुत बड़े दौलतमंद घराने का लग रहा है। तनवीर ने कहा, लेकिन फिर इसकी कार के जरिए हम इस तक पहुंच सकते हैं। तुम ऐसा करो, इस बंगले से आगे के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देखो और इस कार को तलाश करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। शकील ने इजाज़त तलब करते हुए कहा। इसके अलावा तुम जाकर ऐसे लोगों की मालूमात हासिल करो जिनके पास मकतूला का करीबी ताल्लुक हो। तनवीर ने मजीद कहा, या फिर करीबी ताल्लुक रहा हो। तनवीर की हिदायत पाकर शकील रवाना हो गया।
दोपहर तक फरहान गेती के मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर तनवीर के पास आ गया। इससे कोई खास बात मालूम नहीं हुई। फरहान ने उसे तफसीलात से आगाह किया। गेती ने ज़्यादातर गायकी के हवाले से मुनक्कद होने वाली तकरीबात के मुंतज़मीन से मामूल की गुफ्तगू की थी। इन तमाम अफराद के नामों का एक फहरिस्त तैयार कर लो और इन सब को दायरा तफ्तीश में लाया जाएगा। ठीक है सर, फरहान ने जवाब दिया और मज़ीद तफसीलात बताने लगा। इसके अलावा इसने मोबाइल में लगी दूसरी सिम से 3 मरतबा दूसरे शहर में मुकीम अपनी वालदा से भी रब्ता किया, लेकिन इससे कोई अहम बात मालूम नहीं हुई। इसका वालदा से रब्ता हुआ था? तनवीर ने पूछा। जी सर, फरहान ने जवाब दिया। अलबत्ता अपनी माँ को जल्द ही एक सरप्राइज देने की बात इसने की थी। कैसे सरप्राइज? तनवीर ने सवाल किया। इस बारे में कुछ मालूम नहीं, फरहान ने फौरन जवाब दिया। इसने यही बताया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, तनवीर ने कहा। कत्ल के वक्त गेती भरपूर तैयार थी, जैसे किसी तकरीब में जा रही हो या किसी बहुत खास शख्स के लिए तैयार हुई हो। जी सर, इसकी वालिदा से मालूम हुआ है कि आज के दिन यानी 2 फरवरी को इसकी सालगिरह थी। फरहान ने बताया। हो सकता है कि वो इसलिए तैयार हुई हो। लेकिन फिर भी कोई बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही तनवीर के जहन में कार वाले मशकूक शख्स की आमद का सीसीटीवी वाला मंजर घूम गया और वो किसी गहरी सोच में चला गया। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? फरहान ने पूछा। इसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड या इसके जानने वालों में से अभी तक इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। जाहिर है वो किसी के लिए तैयार थी तो इसे आमद की इतला तो होती ना। हो सकता है इसका ताल्लुक सिर्फ कातिल से हो, शकील ने कहा, और ये बात इन दोनों के दरमियान किसी मुलाकात में पहले तय की हुई हो। लेकिन इसका ताल्लुक कातिल से ही है, तनवीर ने माथे पर बल डालते हुए सोचते हुए कहा। और गेती के साथ इसके ताल्लुक को खुफिया भी रखा जा सकता था। हो सकता है कि कातिल ये ना चाहता हो कि ये ताल्लुक दूसरों को मालूम हो, फरहान ने कहा। ऐसी सूरत हाल में वो कोई मशहूर या बहुत ताकतवर शख्सियत हो सकता है। तनवीर ने उठकर टहलना शुरू कर दिया, जिसको अपनी इज्जतों, आबरू और अपनी शोहरत के औसाक का ख्याल हो। गुफ्तगू के साथ इसकी पेशानी पर सोचों का हाल गहरा होता चला गया। ये भी हो सकता है कातिल ने पहले ही मनसूबाबंदी की हो, जब भी वो इससे ताल्लुकात खुफिया रखना चाहता हो। इस वक्त इसके माता शकील ने अंदर आकर सलूट किया। इसके हाथ में कुछ फाइलें थी। सर, कुछ अहम बातें मालूम हुई। तनवीर के इशारे पर शकील ने बैठते हुए बताना शुरू किया। एक पुराना प्रोड्यूसर जमालुद्दीन, कुछ साल पहले वो गीती से शादी का ख्वाहिशमंद था। तनवीर ने कुछ सोचते हुए कहा। इसके बारे में मुकम्मल मालूमात करा लो। इसके अलावा वो 5 साल कबल फराज नामी एक गुलकार से मिलती रही है और उसे पसंद करती है। शकील ने मजीद मालूमात दी, लेकिन बाद में यह ताल्लुक खत्म हो गया और फराज ने कहीं और शादी कर ली। कातिल जो भी है, तनवीर ने कहा, इसका मकतूला से हाथ ताल्लुक होगा। ऐसे तमाम लोगों को हमें सुर्ख दायरे में रखना होगा और उनकी कड़ी निगरानी करनी होगी। जमालुद्दीन एक सीधा साधा तकरीबन 45 की उम्र का शख्स था। उलझे हुए बाल, मोटे शीशों वाली ऐनक, गीती की मौत पर इंतहाई अजुर्दा बैठा सिगरेट की कश से अपना गोया गम हल्का करने की कोशिश कर रहा था। इसके सामने इंस्पेक्टर तनवीर और शकील बैठे हुए थे। इसकी बातों से अंदाजा हो सकता था कि वो बिलाशुबा गीती से मोहब्बत करता रहा, लेकिन इसको कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता। आज उसकी सालगिरह का दिन था। जमाल कह रहा था, मेरे दिल में इसके लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात रही हैं। और क्या क्या जानते हो इसके बारे में? तनवीर ने पूछा। गीती को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, जमालुद्दीन बताने लगा। जब वो गुलकारी के शोबे में अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मैंने इस वक्त भी इसकी मदद की। आप इसे पसंद करते थे? तनवीर ने सवाल किया। हाँ, काफ़ी अरसे से मैं इसे पसंद करता हूँ, जमाल ने कहा। और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था। और वो क्या चाहती थी? तनवीर ने पूछा। वो मुझे अच्छा दोस्त समझती थी और बस। जमाल ने साफ गोई से बताया। शादी वो किसी और से करना चाहती थी? किससे? तनवीर के सवाल पर वो कुछ सोचने लगा। तो तनवीर ने इस खामोशी की वजह से पूछा, फराज अली से? नहीं, फराज अली तो बहुत बार इससे मिला था, जमाल ने खनकारते हुए कहा। पहले वो सफदर नामी एक ताजिर से शादी की ख्वाहिशमंद थी और ये बात 10 साल पुरानी है। इसके बारे में तफसील जानना चाहूँगा। तनवीर ने कहा। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, जमाल ने कहा। बस 1-2 मुलाकातें थी इससे। इसके घर वाले गेती से इसकी शादी पर राजी नहीं थे, इसलिए इसने अपना रास्ता अलग कर दिया। फिर आपने गेती से दोबारा हाथ नहीं बढ़ाया? तनवीर ने पूछा। नहीं, जमाल ने मुझसे जवाब दिया। क्यों? तनवीर ने शुक्रिया देने की कोशिश की। मुमकिन है इस मरतबा मान जाती, मैं इससे बहुत प्यार करता था, जमाल ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझ में दोबारा इसका इनकार सुनने की हिम्मत नहीं थी। ज़ाहिर इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये शख्स कातिल नहीं है। जमालुद्दीन के घर से निकलते ही तनवीर ने शकील से कहा। और फिर वीडियो में नजर आने वाला शख्स और इसकी चाल डाल में ज़मीन आसमान का फर्क है। सफ्तर के बारे में क्या ख्याल है? शकील ने पूछा। वो बात पुरानी हो चुकी है, तनवीर ने बताया। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम फराज अली की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जमालुद्दीन पर नजर रखना जरूरी है। ठीक है सर, शकील ने कहा। मैं इसकी निगरानी के लिए सादा लिबास में 2 एहलकारों को तैनात कर देता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों फराज अली के घर मौजूद थे। फराज अली अपनी बीवी और एक 2 साल बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। आप और गीती एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे। जी हाँ, फराज अली ने धीमे लहजे में कहा। फिर क्या हुआ? तनवीर ने पूछा। आप दोनों अपनी ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर सके? हम दोनों ने यही मुनासिब समझा, फराज ने कहा। हम बाहमी रजामंदी से अलग हुए। क्यों? तनवीर ने पूछा। कोई वजह तो होगी। गीती की मर्जी नहीं थी, फराज ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। इसने शादी से मना कर दिया था और इसकी भी कोई वजह होगी। तनवीर ने पूछा। मैं नहीं जानता, फराज ने कहा। शायद वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, मुमकिन है गलत हो। गीती के इनकार पर आपकी तरफ से क्या रद्दअमल था? तनवीर ने पूछा। गुस्सा तो आया होगा, मैं एक आज़ाद ख्याल शख्स हूँ, फराज ने कहा। शादी और इस तरह के दीगर मामलात में औरतों को पूरा हक होता है।
कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे फैसला करे और इस फैसले का एहतराम करता था मैं। आपके ख्याल में गीती के कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? तनवीर ने पूछा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, फराज ने कहा। शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ मैं मसरूफ हो गया था, किसी से मिलने का वक्त ही नहीं था। कितना अर्सा पहले गीती से हाली मुलाकात हुई थी? तनवीर ने सवाल किया। 1 साल हो गया इस बात को, फराज ने बताया। एक तकरीब में इससे मुलाकात हुई थी, वहाँ सिर्फ एक दूसरे का हाल अहवाल ही पूछ सके हम दोनों। इसके बाद फराज दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बैठ गया। काश मैं उसके बारे में कुछ जान सकता, इसने गमगीन लहजे में कहा। मैं इसको बोल नहीं पा रहा। फराज की बातों से इस बात का इजहार हो रहा था कि इसे गीती की मौत पर बहुत अफसोस था। बहरहाल तनवीर ने वहाँ भी कुछ सादा लिबास में पुलिस एहलकार तैनात करके खाली हाथ ही वापस लौट कर आ गया। इंस्पेक्टर तनवीर इस रोज शाम तक इस कत्ल की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करता रहा। इसके हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा था। शकील इसके साथ सर जोड़े बैठा था। कुछ सोचकर इसने फरहान को बुलाकर पूछा, फिंगरप्रिंट्स के वारिस कुछ मालूम हो? नहीं, फरहान ने कहा। वहाँ गीती और इसकी बूढ़ी मुलाजमा के अलावा किसी की उंगलियों के निशानात नहीं मिले। इस बूढ़ी मुलाजमा मासूमा बीबी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तनवीर ने कहा, सर वो लाठी टेक कर चलने वाली एक बूढ़ी खातून है, इससे ऐसे कत्ल की कैसे तवक्को की जा सकती है? फरहान ने कहा, इसे कुछ मालूम तो होगा। तनवीर ने अंदेशा जाहिर किया, जो वो हमें बता रही हूँ। इससे मुकम्मल तफ्तीश किया, वो बंगले में आने जाने वाले और गीती से मिलने जुलने वाले लोगों को भी नहीं जानती। इसको अक्सर लोगों के नाम भी नहीं मालूम, बस पहचान के लिए सिर्फ ऐसे लोगों के हुलियों के मुताबिक शनाख्त बनाई हुई है इन सब की। वैसे भी वो गीती की बहुत पुरानी मुलाजमा है और आजकल बहुत गमज़दा है। कातिल बहुत चालाक है, पूरी तैयारी के साथ आया। तनवीर ने कहा, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए? फिर कुछ सोचते हुए तनवीर ने शकील को मुखातब करते हुए कहा, हमें गीती की तफसीलात और क्वाइफ के असूल के लिए नादरा से रब्ता करना होगा। शकील गीती की तफसीलात हासिल करने के लिए फौरी रवाना हुआ। एक वक्फे के बाद हासिल शुदा तमाम तफसीलात के साथ वो इंस्पेक्टर तनवीर के सामने बैठा हुआ था। गीती के बैंक अकाउंट्स, इसके ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की सिम की तादाद वगैरह सब तनवीर के सामने थी। तुम्हारे पास मकतूला की कितनी सिम है? तनवीर ने क्वाइफ पर तफसीली नज़र डालते हुए शकील से सवाल किया। 2 हैं सर, शकील ने जवाब दिया। दोनों मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। एक सिम को अपने पेशा वराना रब्तों के लिए इस्तेमाल करती थी, जबकि दूसरी सिम से वो अपने वालिदा के रब्ते में थी। जबकि इन क्वाइफ के आदाद शुमार के लिहाज से इसके पास 3 मोबाइल सिम्स थी। तनवीर ने कहा, मुझे इस तीसरी सिम की तफसीलात चाहिए। सर मैं कोशिश करता हूँ, शकील ने कहा। फ़ौरन तनवीर ने कहा, इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई जरूरी हो फौरी तौर पर अमल में ला। थोड़ी जद्दोजहद और मोबाइल फ़ोन कंपनी से सर कपाने के बाद शकील को इस सिम के किए गए फ़ोन और पैगामात का रिकॉर्ड हासिल हो गया। अब इसकी तफसीलात इंस्पेक्टर तनवीर के सामने पड़ी हुई थी। सर मामला बहुत पेचीदा है, शकील ने कहा। हमारी तवक्को से ज़्यादा खुलकर बात करो, तनवीर ने कहा। इस तीसरी सिम से सिर्फ एक ही नंबर पर रब्ता किया जाता था, शकील ने इंकशाफ किया। और वो कोई नंबर आम नहीं बल्कि एक सियासतदान और वडेरे के बेटे का है। नाम बताओ। तनवीर ने शकील को शिशुपंज के शिकार देखकर कहा, घबराओ नहीं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, सरदार सरवर शाह का बेटा परवेज शाह। शकील ने नाम बताया, जिसे सुनकर तनवीर ने ठंडा सांस लिया। यही वो सिरा था जिसकी मुझे तलाश थी, तनवीर ने पुरजोश लहजे में कहा। वो क्यों तैयार हुई और किसके लिए तैयार हुई जिस रब्तों का रिकॉर्ड इसके फ़ोन में भी नहीं था, और इसे कत्ल करके इसने वो सिम या जिस फ़ोन में वो सिम थी गायब कर दिया। ऐसा काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जिसके हाथ बहुत लंबे हो। सर दिलचस्प बात तो यह है कि परवेज से जिस नंबर से रब्ता किया जाता वो भी इसने सिर्फ गीती के रब्ते के लिए रखा हुआ था, शकील ने मजीद बताया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इस तल्लुक को खुफिया रखना चाहता था। तनवीर ने कहा, अब हमें इस तफ्तीश का दायरा कार परवेज शाह की तरफ मोड़ना होगा। अगले रोज़ शाम के वक्त वो परवेज शाह के शानदार फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ तफरीह में मसरूफ था कि इसे पुलिस की आने की खबर दी गई, जिसकी वजह से इसकी पेशानी शुक्र हो गई। लेकिन फिर भी मिलने के लिए बुला लिया। इंस्पेक्टर तनवीर और शकील इसके सामने मौजूद थे। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? परवेज ने नाम जानने के लिए हास अंदाज में मुखातिब किया। तनवीर, इंस्पेक्टर तनवीर। तनवीर ने अपना तारुफ करवाया। जी इंस्पेक्टर तनवीर, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कुछ मालूमात दरकार है, तनवीर ने कहा। कैसी मालूमात, किस बारे में? परवेज ने पूछा। गीती। तनवीर ने इसकी तरफ से गौर से देखते हुए कहा, गीती के बारे में? कौन गीती? परवेज ने अंजाम बनते हुए पूछा। मशहूर गुलकार जिनका गुज़श्ता रोज़ कत्ल हुआ है, तनवीर ने सब्र के साथ जवाब दिया। ओ अच्छा, परवेज ने दुख भरी शक्ल बनाते हुए कहा। लेकिन मेरा इससे क्या वास्ता? मैं तो जानता तक नहीं। जी हाँ, बज़ाहिर आपसे इसका कोई वास्ता नहीं, तनवीर ने कहा। लेकिन कोई ताल्लुक तो था, रब्ता तो था, फ़ोन पर बात तो होती थी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? परवेज ने अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा। मेरी कभी इससे फ़ोन पर बात नहीं हुई और मेरे पास तो इसका मोबाइल नंबर भी नहीं। ज़ाहिर आपके पास इसका फ़ोन नंबर, लेकिन आपकी इससे किस नंबर पर बात होती थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद तनवीर ने फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड निकालकर इसे एक नंबर दिखाते हुए पूछा, क्या ये आपका मोबाइल नंबर नहीं? परवेज ने नंबर देखकर गुस्से से तनवीर की तरफ देखा। फिर इंस्पेक्टर तनवीर ने दूसरा नंबर दिखाते हुए सवाल किया, और क्या आपने उस नंबर से इस नंबर पर कभी रब्ता नहीं किया? इस सारी बात पर परवेज बैठा पीछो ताप खा रहा था। गुस्से से फनकारती हुई आवाज़ बोला, इंस्पेक्टर ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना कर, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तनवीर ने सुकून से जवाब दिया। तो फिर अपना काम करो, अपनी तरक्की के लिए मुझे इस केस में क्यों घसीट रहे हो? परवेज ने अपनी तरफ से इसे उलझाने की कोशिश की। जनाब मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तनवीर ने कहा। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, परवेज ने स्पाट लहजे में कहा। अगर आपका इस कत्ल से कोई ताल्लुक तो आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए, तनवीर ने तरक्की में तरक्की जवाब देते हुए कहा। तफ्तीश में नाम आने से साख खराब होती है, परवेज ने कहा। बेफिक्र रहे, तनवीर ने इत्मीनान से कहा। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। मेरा मशवरा तो यह है कि इस बात को यही खत्म कर दो, परवेज ने ढिठाई से कहा। मेरा वादा है कि तुम पर इतनी मेहरबानी कर दूंगा कि खुश हो जाओगे।
आपके पास इतनी मेहरबानी होगी कि आप मुझे मेरा काम करने दें। ये कहकर तनवीर वहाँ से चला गया और परवेज़ फ़ौरन ही किसी को फ़ोन करने लगा। इंस्पेक्टर तनवीर रात के अपनी ख्वाबगाह में था, सोने की कोशिश कर रहा था। इसका फ़ोन बजने लगा। तनवीर ने फ़ोन कांसल कर कहा हेलो। फ़ोन किसी सरकारी आला ओहदेदार की जानिब से था, जिसकी वजह से तनवीर एकदम हमादन गोश होकर बैठ गया। जी सर। तनवीर ने फ़कत इतना ही कहा कि दूसरी जानिब से इसे सख्त लहजे में मुखातिब किया गया। इंस्पेक्टर गीती के कत्ल की तफ्तीश करते हुए अपने हदूद से तजावुज़ ना करो। लेकिन जनाब मैं तो सिर्फ, तनवीर ने कहना शुरू किया तो उसकी बात काट दी गई। मेरी बात सुनो, सिर्फ परवेज़ का कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए, ओके। तनवीर ने कहा वो समझ चुका था कि गीती कत्ल में इसे दो टोक अल्फाज में परवेज़ शाह से दूर रहने को कहा गया है। वो एक ईमानदार और फस्तनाश पुलिस ऑफिसर था, लेकिन इस वक्त चारों ना चार अपने ही अंदर कुड़ने के सिवा और क्या कर सकता था। अलबत्ता इसने सुबह अपने आला हुक्काम से रब्ते करने का फैसला कर लिया। सुबह थाने पहुंचकर इसने आला हुक्काम से रब्ता करके सूरत हाल बताई, लेकिन उनके पास भी ऊपर से फ़ोन आ चुका था और वो तनवीर को समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों से ये अंदाज़ा हो चुका था कि इस कत्ल के पीछे परवेज़ का ही हाथ है, जब भी वो सब ये करवा रहा था। इसने अपने मातहतों को एतमाद में लेने का फैसला किया कि जब असल मुजरिम को ही नहीं पकड़ सकते तो गैस पर काम करने का क्या फ़ायदा। अब दूसरों की तरह किसी बेगुनाह को फंसाने से तो रहे। लिहाजा तनवीर शाम के वक्त इस केस की फाइल बंद कर चुका था और घर की तरफ रवाना हो रहा था कि इसकी गाड़ी के सामने एक शख्स ने रुकने का इशारा किया और इसने करीब आकर आस्तिकी से बोला, इंस्पेक्टर साहब हमारी बेगम साहब आपसे मिलना चाहती हैं, और करीब खड़ी हुई एक बड़ी सी गाड़ी की तरफ इशारा किया। कौन है वो? तनवीर ने पूछा। लैला शाह। इस शख्स ने मुअस्सर सा जवाब दिया तो तनवीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। परवेज़ शाह की अहलिया। तनवीर के सवालिया जुमले के जवाब में इस शख्स ने गर्दन हिला दी। अच्छा कब मिलना चाह रही है? तनवीर ने सवाल किया। अभी फौरी। और सामने गाड़ी में आपको मुंतज़िर है, इस शख्स ने कहा और पीछे हटकर खड़ा हो गया, जैसे वो अब तनवीर के उतरने का इंतजार कर रहा हो। जाने वो क्यों मिलना चाह रही है? इसके शोर की वजह से वो इस केस की फाइल बंद कर चुका था, तो अब क्या मसला है? बहरहाल तनवीर इस खातून से मिलने के लिए पहुंच गया। लैला एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इसके लिबास और वज़ाकता से इमारत झलक रही थी। इसका अंदाज किसी मशहूर और मारूफ शख्सियत या किसी भी सियासतदान से कम नहीं था। इसके असलूब गुफ्तगू और अदाओं से इसके तकब्बुर और तमक्कनत का अंदाज़ा हो रहा था। तनवीर के अच्छे के बारे खिलाफ वो इससे इस केस के बारे में मालूम करना चाह रही थी। तनवीर ने मुख्तसरन इसे तफसीलात से आगाह कर दिया, लेकिन वो खुद ही परवेज़ का जिक्र गोल कर गया। इन सब बातों से मेरे शोर परवेज़ का क्या ताल्लुक? लैला ने सवाल किया। फ़ोन, इन दोनों का फ़ोन पर ताल्लुक था, तनवीर ने बताया। कैसा ताल्लुक? लैला ने पूछा। मुझे खुद नहीं मालूम, तनवीर ने साहब को इसे जवाब दिया। यही जानने के लिए तो मैं परवेज़ साहब के पास गया था। फिर लैला ने पूछा, इसने क्या बताया? उन्होंने किसी भी ताल्लुक या राब्ते से इनकार कर दिया, तनवीर ने बताया। आपकी तफ्तीश के मुताबिक क्या ऐसा मुमकिन है? लैला ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, तनवीर ने कहा। मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि मुझे रोक दिया गया है। जानती हूँ, लैला ने बेपरवाही से कहा। मैं इसलिए आपसे मिलने आई हूँ, आप तफ्तीश मुकम्मल करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, और अगर किसी ने रोकने या किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश की तो मुझे फ़ौरन बता दें। तनवीर ने तजुर्बे से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ, लैला ने सख्ती से फैसलाकुन अंदाज में कहा। गीती मेरी दोस्त भी थी, इसके साथ जिस किसी ने भी ऐसा किया है, अगर परवेज़ भी इस केस में मुलव्वस है तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो कोई फैसला करके दोबारा बोली, आप सामने चलिए, मैं गीती के कत्ल का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करवाती हूँ।